हेलो हेलो हेलो, साउंड देना थोड़ा। हेलो 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 हेलो। दोस्त मेरे, कल का जो क्वेश्चन हमने करवाया था आपको, कल का जो सेशन करवाया था उसी पर बेस्ड है आज का भी क्वेश्चन। हम बोले थे जो पैटर्न एक बार होगा वही पैटर्न फॉलो होता है, बस टॉपिक कुछ बढ़ गए हैं। पैटर्न लगभग वही है। आज भी आवर्धन से क्वेश्चन था, आज भी डेंड्राइट से क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया। टॉपिक वही कंटिन्यू है, तो हम सोचे कि बार बार अब महामैराथन का कटिंग लगाने से फायदा नहीं है। हमने क्या किया है आज के सेशन में कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा टॉपिक हम आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे, ठीक ना। आज जैसे सब सिटिंग मिला के लगभग 30 गो टॉपिक है, तो 30 टॉपिक का एक फास्ट रिवीजन हम आपका करवा देंगे। उसके बाद उस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 25-30 क्वेश्चन, उसी पर बेस्ड 30 क्वेश्चन भी करवा देंगे फास्ट, जैसे कल करवाए थे। हो जाएगा ना। थोड़ा सा लेकिन आपको टाइम देना होगा, 40-45 मिनट, तभी हम ही करवा पाएंगे, है ना। सुपर फास्ट रिवीजन है। कल 40 को स्लाइड था, आज 76 को है, क्योंकि हमने टॉपिक को कवर किया। ठीक है, और कल वाला जो पीडीएफ वो अभी मिल जाएगा, आज वाला पीडीएफ जो है वो कल मिल जाएगा। ये पीडीएफ कल मिल जाएगा। कल वाला जो पीडीएफ है वो अभी आपके जाने से पहले मिल जाएगा, ठीक ना। प्रिंट हो रहा है, आ रहा है, एक जगह हम टाइप करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दोस्त मेरे ये क्लास आपका लगभग 3.5 से 4 घंटे में डिजाइन किया है ना। पूरा दिन लग के हमने एक प्यारा सा कंटेंट, जिसमें आपको ये भी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आया है और उस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। और ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, आपको खाली अभी पढ़ लेना है। और ऑनलाइन वालों को कल वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, ऑफलाइन वालों को अभी प्रिंट मिल जाएगा। कहते हैं कोशिकाएं से तंत्रिका आवेग कौन दूर ले जाता है। देखो कल क्या क्वेश्चन था, कौन रिसीव करता है। आज क्वेश्चन है कौन दूर ले जाता है। तो देखो ये रिसीव करने का काम ये करता है। डेंड्राइट जो है ये क्या करता है, ये रिसीव करता है सिग्नल को, ये रिसीव करता है और ऐसे ऐसे करके इधर से लेके चला जाता है। तो बताओ, कहता है तंत्रिका आवेग को कौन दूर ले जाता है, तो ये जो एक्सॉन है यही ना दूर ले जाता है। अब फिर दूसरे में ट्रांसफर कौन करता है, एक्सॉन टर्मिनल। कौन ट्रांसफर करता है, आपको कहेगा बताइए। ये जो निसल्स ग्रेनुअल्स है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पिछले बार ये भी पूछा था, जो सेल बॉडी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर नेसल्स ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, जो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन। ये जो डेंड्राइट्स है इसका काम है, ये रिसीवर है। ये क्या है, ये सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ले जाने का काम कौन करता है, सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है, एक्सॉन। और दूसरे को देने का काम कौन करता है, दूसरे को देने का काम कौन करता है, एक्सॉन। दूसरे को देता है कौन, एक्सॉन। और हम बोले थे आपको, फिर यहां से ये डेंड्राइट्स आ जाएगा। देखिए सेम, हम बोले थे ये भी बात आपको कि सेम टॉपिक रिपीट होता है, ठीक ना। तो दोस्त मेरे, अगर यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नैप्स, क्या कहते हैं। अब अगर यहां से यहां तक जो सिग्नल जाएगा ये कौन सिग्नल है, विद्युतीय। कल बताए थे, आपको याद है। और ये जो स्नैप्स पे जो सिग्नल जाएगा ये क्या है, रासायनिक। तब पूरे में क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक। रिसीवर कौन है, डेंड्राइट्स। कौन है, ये न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, इसमें रिसीवर कौन है, डेंड्राइट्स। कहेगा सेल बॉडी पे जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और ये जो होता है ये क्या है, एक्सॉन। और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल फिर डेंड्राइट से मिलता है, उसको क्या कहते हैं, स्नैप्स। और ये जो सिग्नल लेकर जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या कहते हैं उसको, एक्सॉन। और कहेगा आपको ये जो सेल बॉडी में ग्रेनुअल्स है ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का।
किसी न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, ये तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें, तो तंत्रिका कोशिका एक तंत्रिका, ये जो इसमें जो सिग्नल जाता है ये किसके द्वारा जाता है? विद्युतीय। दो के बीच में जो जाता है रासायनिक, और पूरे में जाता है विद्युत रासायनिक। इज दैट क्लियर? ये पूछा था कल, ये पूछा है आज, ई पूछेगा परसों, ओकर बाद ही पूछेगा नरसों, क्योंकि पिछले बार भी पूछा हुआ है। बोलो न रे, आगे बढ़े, पक्का? कहता है सेल, सेल में जो तंत्रिका तंत्र है, उसके तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स का काम क्या है बताओ? यही ना डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स कोशिकाएं में निकलने वाला, कोशिकाएं मतलब सेल बॉडी ना, ये सेल बॉडी है। ये क्या है? सेल बॉडी से निकलते हुए पतले तंतु, ये सेल बॉडी है। इससे जो निकलने वाला पतला तंतु को डेंड्राइट्स कहलाता है। यहीं से विद्युत आवेग, यहां से विद्युत आवेग आरंभ हो जाएगा, एक्सॉन उसको लेकर जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल पर समाप्त हो जाएगा। बोलो। अब कहते हैं सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। कहते हैं इसमें एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है दोस्त मेरे? एक केंद्रक होगा और इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य, इसी के अंदर नेसल्स ग्रेनुअल्स होता है, जो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन। इस द्रव में अनेक प्रोटीन युक्त कण होते हैं, जिसे निसल्स कण कहते हैं। अब कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन बताओ कौन है? एक्सॉन कौन है? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन तंत्रिकाक्ष, यही ना एक्सॉन है। कहते हैं यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करता है। ये आज पूछा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत आवेग को कौन ले जाता है? एक्सॉन। फिर कहता है धातु। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, अब बताओ तुमको, संजोग देखो चला, पूरे तंत्रिका तंत्र में हम तुमको सिर्फ यही बताए थे, और कुछ भी महामैराथन में हम नहीं बताए। वो छोड़ो, तुम आज 4 अगस्त का क्वेश्चन है, याद करो तो तुमको ये बात बताए थे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन देगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन। अपवाद कौन कौन है? देखो इसका अपवाद है, कौन हाइड्रोजन नहीं देगा उस अम्ल का अपवाद है HNO3। कौन धातु नहीं देगा, अपवाद है कॉपर। बाकी सब देगा, लेकिन HNO3 कभी हाइड्रोजन नहीं देगा, धातु यानी कॉपर कभी हाइड्रोजन नहीं देगा, ये अपवाद है। बोलो न रे, यहां लिखा है देख लो, कॉपर अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, HNO3 धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अब बताओ, अम्ल धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय ना, याद करो। इसका मतलब क्या कह रहा है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देगा। अब बताओ, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, आज यही पूछा है। तुम याद करो ये बताए हैं कि नहीं बताए, आज जाके चेक करना तुम, महामैराथन का PDF उसमें तुमको मिल जाएगा। देखो आज ये पूछा, इसमें अगर आप आओगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, अब प्लस कौन? अम्ल। तो बताओ तो ये सोडा है कि नहीं है? कितना बार तुमको पढ़ाते पढ़ाते ये बोले हैं कि सोडा CO2 देगा? बोलो। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा? हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन। और अगर अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, कार्बोनेट या सोडा से अभिक्रिया करेगा, तो कौन गैस देगा? CO2। कौन गैस देगा? CO2 देगा। और अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण प्लस जल दे। याद है, कोई भी सोडा होगा तो कौन गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी धातु होगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन। कॉपर को छोड़ के कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया कर देगा, हाइड्रोजन देगा। किसको छोड़ के? HNO3 को छोड़ के। किसको छोड़ के?
तो बताओ तो हाइड्रोजन धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब वो बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा अम्ल में कौन सी गैस देगा? CO2। बोलो समझ में आया? इसके खानदान में इतने बातें हैं। अम्ल जो है, अम्ल को हम लोग अधातु का ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल को क्या कहते हैं? और क्षार को क्या कहते हैं? क्षार को क्या कहते हैं? धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। याद है? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। तो अधातु के ऑक्साइड प्लस धातु के ऑक्साइड तो लवण प्लस जले न देगा। और यही ना अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? कल यही ना पूछा था हो कि NaCl NaOH कल ये पूछा था। NaOH HCl से अभिक्रिया करेगा, HCl से अभिक्रिया करेगा तो दे देगा NaCl प्लस H2। कल यही ना था क्वेश्चन। बोलेंगे आज कल कोई दे के आया है घर? आज कौन दिया है? तुम दिया है? कौन शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, कुछ क्वेश्चन मिलजुल रहा है कि तुम्हारे शिफ्ट में था क्या? उदासीनीकरण था, कल्लो था, आजो है। समझ में आ रहा है? कल्लोन था, आजो है। बैठो, अब आ जाओ इधर। कहते हैं अपवाद तो हम लोग देख लिए। अपवाद इस सब PDF कल मिल जाएगा आपको, एकदम टेंशन नहीं लेना है। बताओ ग्रुप डी उत्तल लेंस का आवर्धन पूछा, जिसमें F दे दिया, U दे दिया। बताओ कल लेन बताए हैं रे? कल बता के भेजे थे कि भैया रे U और F दे देगा तो V निकाल देना पहले, और V इस सूत्र से निकाल देंगे। अरे लेंस है तो ये फॉर्मूला से लगा निकाल देंगे, और निकालने के बाद M बराबर क्या लगा देंगे? V/U की माइनस V/U। V/U लगा देंगे, आंसर नहीं आएगा। कल बताओ बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे? कल बता के तरह भेजे थे कि बाबू दो को कंडीशन होगा, या तो M बराबर माइनस V/U देगा, या नहीं तो U दे देगा, F दे देगा, U दे देगा, F दे देगा, और V निकाल के तब M बराबर माइनस V/U। आज यही पूछा है, हाँ कि ना? अगला देखो देखो देखो, पेट्रोल, हाँ प्लेटलेट। प्लेटलेट बताओ रक्तस्राव को रोकता है। श्वेत रक्त कोशिका को नहीं जानता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। प्लाज्मा सारे पोषक तत्व और अपशिष्ट का वहन करता है। RBC ऑक्सीजन का वहन करता है। प्लेटलेट रक्त का थक्का, प्लेटलेट रक्त का थक्का। और WBC का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना? तो आज जो पूछा है वो WBC के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा है? अब कहते हैं WBC बताओ कहां बनता है? अस्थिमज्जा, लसिका ग्रंथि, कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। अब बताओ प्रमुख तत्व इसके क्या क्या हैं? इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। WBC के बारे में पूछा है, कल RBC के बारे में पूछेगा। एकमात्र जो तरल अवस्था में होता है वो कौन है? प्लाज्मा। RBC का आकार उभयावतल होता है, WBC का कोई निश्चित आकार नहीं होता। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का। प्लाज्मा तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? अब कहते हैं इसका रंग बताओ। WBC है तो व्हाइट ब्लड सेल्स है। हीमोग्लोबिन के कारण RBC का रंग होता है लाल, हीमोसील के कारण WBC का रंग होता है सफेद। बोलन रे, कहते हैं इसका रंग हीमोसील के कारण क्या होता है? सफेद। इसका जीवन काल 8 से 10 दिन। किसका? WBC का। इसका आकार अनिश्चित। और वही RBC का आकार उभयावतल और WBC का अनिश्चित। प्लेटलेट प्लाज्मा जो है वो तो द्रव है, उसका कोई आकार नहीं होता। कहता है यह शरीर, यही क्वेश्चन पूछा, यह शरीर को रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उम्र कितना? अब कहता विद्युत ऊर्जा आज पूछा है, ये तो सब बना देगा। बताओ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर न रे, नहीं।
एक जो आगे पूछ सकता है वो पूछेगा फ्लेमिंग का लॉ। हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं, फ्लेमिंग का लॉ। फ्लेमिंग का दो गो हाथ था, सबका दुगे दुए गो हाथ होता है। एगो राइट हैंड, इधर लेफ्ट लिख लो, एगो लेफ्ट हैंड और एगो राइट हैंड, है ना। लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मोटर के लिए, या लगने वाले बल के लिए, या गति के लिए। बोलन रे। जनरेट राइट हैंड रूल किसके लिए? जनरेटर या धारा या ईएमएफ। ये दोनों में 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। एगो तर्जनी, तर्जनी है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। किसको बताता है? और मध्यमा धारा को बताता है, और अंगूठा बल या गति को। एक और जो पूछेगा वो नोट करके इसको भी ध्यान में रखना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा बताओ, किसके अनुसार? दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम या अंगूठा नियम। कौन नियम? अंगूठा नियम, या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। किसका दोस्त मेरे? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। इसको लिख लो जल्दी से। लिख जल्दी। लो, क्या है? कौन दिया है? तो ये पुर्जा के कर तुम दी है एग्जाम आज? बहुत बढ़िया। एग्जाम वाला तोरे में था। बहुत बढ़िया। निलंबनों पूछिए, दिया इथेनॉल भी पूछ दिया। देखो चला, मोल कॉन्सेप्ट सब कहता था, हट गया हट गया, नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, आज पूछ दिया ना। MgH अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया तोरे में था। सब तोरे शिफ्ट क्या ही है कुछ। MgH सेकंड थर्ड में किसी का था? सेकंड वाला कल थर्ड शिफ्ट का है कोई? तब आराम सूत गया होगा कि हो गए कि अब जिंदगी में टेंशन लेना है। ऑनलाइन वालों, आपको ये पूरा PDF कल टाइप होके मिल जाएगा। कल वाला PDF आज हम अभी अपलोड करेंगे। अपलोड हो गया है, हो गया है रे। कल वाला जो पढ़ाए थे उसका PDF मिल गया, उसको प्रिंट निकालो और उसको पढ़ो। चलो बढ़े आगे। अब रुक जाएं, आज हो जाए तो जल्दी लिख। अरे बढ़े। हाँ, तरीका आराम से लिख रहा है। चलो ये इधर आओ। कौन किसको किस में बदलता है ये पता है ना? ये चला, ये लिस्ट सबको पता होगा। देखो, विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक को विद्युत में। लाउड स्पीकर, खाली तुमको चला ये सोचना है कि क्या दे रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा देते हैं, ध्वनि मिलता है, ये सब कर लेगा ना। ये PDF देंगे तो उसमें एक बार देख लेना इसको। डायनमो जनरेटर को ही कहते हैं, छोटे जनरेटर को डायनमो। तो डायनमो में क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलता है। ये सब तो आसान है, तुम इसमें बहुत ज्यादा माथा नहीं लगा। अब आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन पूछा है,
कि जलीय विलयनों, दो जलीय विलयनों को मिलाने पर अविलेय अवक्षेप बनता है, याद है? अरे चुट्टा बेईमान ना बनो, तो याद करना, हम बोले थे अवक्षेपन अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, बेईमान ना बनना। 2.5 घंटा मात्र केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, चला हमको लगता है 80 से 90% क्वेश्चन अगर उसके इर्द गिर्द नहीं रहा तो जे तुम कह दो। ये बताओ, ये लाइन पढ़ाए हैं कि नहीं? अगर तू मैराथन किया है तो, नहीं किया है तब तक कोनो बातें नहीं है। अभियो नहीं किया तो 12 पन्ना जाके देख के जाना। जलीय विलयन को मिलाने पर अविलेय अवक्षेप, याद है? अवक्षेप जो बनेगा वो अविलेय ही होता है। आइए, कौन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन विस्थापन अभिक्रिया का? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बोलो सही है? अब देखो, आ जाओ इधर। अवक्षेपन अभिक्रिया हम तेरा पूरा पढ़ा देते हैं, ध्यान से देख लो। अवक्षेपन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, और ये जो अवक्षेप होता है ये ठोस होता है। कैसा होता है? अघुलनशील होता है जल में कि घुलनशील होता है? ये दोस्त मेरे अघुलनशील होता है। और गैस देता है कि गैस नहीं देता है? अवक्षेप कभी गैस नहीं देता, याद रखना। ये ठोस होता है। पत्थर कभी पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं और गैस भी नहीं देगा, हाँ या ना? अब देखो, तो कहते हैं जब दो विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान विलयन में से अलग हो जाए तो उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया। सही है ना? है, देखो अवक्षेपन अभिक्रिया का ही सब एग्जाम्पल है। यही पूछेगा, बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप? सफेद। कैसा अवक्षेप? सफेद अवक्षेप देता है। और अमोनियम का बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि सल्फोनेट यहाँ, सल्फर SO4 यहाँ आ गया, Cl यहाँ चल गया, द्विविस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ, ये बताओ, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें BaSO4 बना तो सफेद अवक्षेप बना। ये सब रट्टा नहीं मारना है। ये देखो SO4 यहाँ गया, Cl देखो यहाँ गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, तो ये AlCl3 है, यहां से बना देगा ये क्या? कुछ भी नहीं लिखना है, कल PDF मिल जाएगा। कैसा अवक्षेप है? सफेद। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये देखो, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये भी कैसा अवक्षेप है? सफेद। इसी तरीके से ये PbI2, लेकिन कैसा? पीला अवक्षेप। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा तो पीला अवक्षेप देगा। किसका? लेड आयोडाइड। सही है? इसके बाद आ जाओ, ये भी कैसा अवक्षेप? दुए को पूछता है अधिकतर, BaSO4 और PbI2। BaSO4 सफेद अवक्षेप और लेड आयोडाइड पीला अवक्षेप। देख लो, ये CaCO3 तो नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, तो सफेद है ना होता है, तो सफेद अवक्षेप देगा। अवक्षेपन अभिक्रिया में अवक्षेप के निर्माण के साथ साथ ही कौन अभिक्रिया है? यही आज पूछा है। कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है? ये तो सबको पता है रे दोस्त। विस्थापन सदिश है कि अदिश है? संजोग देखो कि महामैराथन में अगर हम काट रहे थे, काटे नहीं। फिजिक्स का किसी के पास है वो 4 पन्ना? फिजिक्स के 4 पन्ना है? ये एकदम हमको लग रहा था वो ही नहीं पूछेगा, लेकिन फिर देखो संजोग, पहले बात यही लिखल, पहले बात। हमको मन किया काट देते हैं। अब तुम कहोगे सर काहे नहीं काटे? आपको कैसे लग गया कि यही आएगा? इसलिए लग गया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही देल है। तो हमको अंदाजा लगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो जो बात है वो सब एकदम इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन के लिए। आज संजोग देखो, बाकी मैराथन लेते हैं तो उसमें खाली दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन बटा दूरी बताते हैं। इसमें एक सदिशो अदिश छोड़ दिया, और उसमें लिखल है अदिश होता, देखो लिखल है विस्थापन, आके जाके देखना पहला पन्ना, परिमाण तथा दिशा होता। वो अलग बात है कि हल्का है तुम बना दोगे, ये बहुत हल्का है, सब बना देगा कि विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। याद करो, हम औसत वेग छोड़ दिए, उसमें पढ़ाए हैं महामैराथन में, पहले पन्ना में, सेकंड पन्ना में औसत वेग, क्योंकि औसत वेग हम पढ़ाए इसलिए नहीं आया, एनसीईआरटी में ही वही देल है।
जब एनसीईआरटी आप पलटिएगा ना तो वही देल है। अब देखो राशि, ये तो सबको पता है दोस्त मेरे, दूरी क्या है, खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, एसआई मात्रक मीटर, अदिश केवल परिमाण होगा। और अगर विस्थापन की बात करोगे तो विस्थापन में क्या होगा, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, मीटर है, ये परिमाण और दिशा दोनों होगा। बहुत बढ़िया बात। दूरी धनात्मक या शून्य हो सकता है, आप विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो। एक को बात ध्यान रखना, दूरी जीरो हो सकता है, जहां है हम वहीं है, विस्थापनो जीरो है, दूरियो जीरो। बोलो, यहां से यहां गए अब फिर यहीं आ गए, क्या हुआ, विस्थापन जीरो, लेकिन दूरी जीरो नहीं हो। अगर 3 मीटर इधर गए 3 मीटर इधर आ गए, एक लाइन के बाद एकदम शॉर्टकट में हम थोड़ा बताते हैं, ध्यान से देख लो। दूरी का मान या तो धनात्मक होगा या तो जीरो होगा, विस्थापन का मान चलवे नहीं करेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक जीरो तीनों। खाली क्या ध्यान में रखना है, दोनों में सब होता है, खाली दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, खाली दूरी क्या नहीं होता है, एक एक चीज, बाकी सब कुछ होता है, दोनों जीरो होता है, दोनों धनात्मक होता है, खाली दूरी क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। और बताओ, याद करो तो मैराथन में ये बताए थे, ये बाबू ये इसे इसे जाता है, ये दूरी है कि विस्थापन है, सीधा जाएगा तो दूरी बराबर विस्थापन होगा, दूरी बड़ा कि छोटा, तो दूरी बटा विस्थापन। अब एकरे बारी है, इन्हें पूछा है ना, अब यही पूछेगा, दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि दूरी बड़ा ना है या बराबर है, और बड़ा होगा ऊपर वाला तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा। अब विस्थापन बटा दूरी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, बस इतने तो देखना है। अगला एक जुगाड़ है, यही पूछेगा, ठीक ना, वो पूछ दिया अभी पूछेगा। देखो एकदम लिखल है, तोरा कल पीडीएफ मिलेगा तो ये सब मिल जाएगा। अगला देखो, कार्य केवल बल केवल विस्थापन या दोनों पर निर्भर करता है। अरे चुट्टा, देखो फिर बोलेंगे तुम लोग, कहेगा सर आप बार बार अपना बड़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, संजोग देखो कि हम यही पढ़ाए थे। तुम कहोगे तो तुम पढ़ो, दूसरा पेज पलटो, देखो लिस्ट दिए हुए, जाके देखना। तुम देख, चूंकि तुम तो है दुष्ट, आप दुष्ट लोगों को कुछ कह नहीं सकते, तुमको ऐसा लगता है आप जो पढ़ाए नहीं आया है ना, नहीं, नहीं आया, हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानोगे तो हे देखो, नहीं नहीं ये देखो ना, पहले पेज पर तेरा W बराबर एफ एस कॉस थीटा में लिस्ट दिया हुआ है, कब धनात्मक, आप बता भी दिए थे, धनात्मक महत्तम और जीरो, यही 3 कंडीशन पूछता है। अब चला ग्रुप डी का क्वेश्चन फिक्स है, वही पूछेगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, एफ का मान अगर जीरो होगा तो W का मान जीरो होगा, एस का मान जीरो होगा तो W का मान जीरो होगा। अब बताओ, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, W का मान जीरो होगा। ये भी बताए थे कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा, आप पूछेगा थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य का मान महत्तम या धनात्मक, और थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान 0। आप थीटा का मान अब पूछेगा 180 डिग्री होगा, कार्य का मान ऋणात्मक। 0 डिग्री कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा, जब बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा तो 0 डिग्री होगा, जब बल और विस्थापन दोनों अपोजिट होगा तो थीटा का मान, और ये किस बल के कारण होता है, पहले चला जो पूछता था, जो पहले का क्वेश्चन था 18 14 15 16 17 18 में, उस टाइम कहता दीवार पे धक्का लगाएंगे, कार्य कितना, एक कुली बोझा लेकर जा रहा है, कार्य कितना 0, ये सब पहले पूछता था। अब क्या कर रहा है, 18 के बाद जो एग्जाम हुआ है उसमें एएलपी हो कि टेक्नीशियन हो, जितना भी एग्जाम है सब में एफ एस और थीटा का कंडीशन पूछता है। हम तो चूंकि मास्टर आदमी है, चला तो हम तो वही चाहेंगे, वही हम वही पढ़ाएं जो पूछे,
अच्छा, ये के नहीं बना देगा, दीवार पे धक्का लगाएंगे, कार्य जीरो। वो पहले लोग स्पीडी से रट्टा मार के आता था, जीरो कार्य करिए देंगे चाहे जे हो जाए। अच्छा बोला सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? लेकिन भैया ये तो बिना कॉन्सेप्ट का, जिसको ये नहीं पता है कि cos 90 जीरो होता है, cos 180 -1 होता है, cos 0 1 होता है, वो कभी कंडीशन समझ पाएगा? और ये जब समझ नहीं पाएगा तो बना नहीं पाएगा ना, दीवार पे धक्का लगा, कार्य जीरो करने का समय खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर एक क्वेश्चन आ रहा है अभी भी इस टॉपिक का, एक क्वेश्चन अभी भी क्या आ रहा है कि अगर किसी गोलाकार पथ पर, किस पर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो कार्य कितना? जीरो। क्योंकि भैया वृत्तीय पथ है, जहां से चलेगा वहीं पहुंचेगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा जीरो। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन अभी जिंदा है कार्य जीरो का मार्केट में, मतलब नया मार्केट में, बाकी सब हो गलो खत्म। बोलो हाँ। एगो चला, तुम लोग को क्या किए हैं, डेली जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है डेली उसी पैटर्न पे फ्री टेस्ट दे दिए हैं बिग बूस्टर ऐप पे। जाओ अब मारो, सेम पैटर्न, करंट अफेयर्स का टॉपिक भी नहीं बदलेगा, साइंस मतलब उसी टॉपिक से क्वेश्चन तुमको मिलेगा डेली, वो भी बिल्कुल फ्री। कुछ नहीं करना, बिग बूस्टर ऐप पे जाना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में तुमको मिल जाएगा ग्रुप डी 2026 सेट, क्लिक करो और धाई से मार लो, बिल्कुल फ्री है। अभी जो अपने यहाँ चल रहा है उसमें भी वही चल रहा है, अभी जो अपने यहाँ टेस्ट चल रहा है। ये समझ में आ गया? चलो, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्त मेरे पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा, ये देखो। अच्छा चला, अगर तू किया है क्लास तो बताओ, याद करो ये क्लास हम बताए थे फिजिक्स के मैराथन में, मतलब मेरा बुद्धि देखो, यही बात बता दिए थे कि बाबू अभी भी जाके देख लेना, जहां प्रिज्म पढ़ाए वहां बताएं इधर से श्वेत प्रकाश जाएगा, इधर से श्वेत प्रकाश निकल जाएगा, जब दो प्रिज्म उल्टा होगा। लेकिन एक बात और हम बताए थे जो ये आज पूछा है, एक बात और हम बताए थे कि भैया अगर प्रिज्म सीधा है ना, याद करो मैराथन में अगर तुम होगा तो हम बताए थे कि सीधा है अगर प्रिज्म तो बैगनी होगा नीचे, लाल होगा ऊपर, उल्टा होगा प्रिज्म तो लाल होगा, बैगनी होगा ऊपर, लाल होगा नीचे। बताओ बताए थे कि नहीं? इहो बताए थे, इहो बताए थे। एगो जो अभी तक नहीं पूछा है वो ई वाला पूछेगा, कांच में जब आपतित करते हैं कोई भी किरण को तो दोस्त मेरे समानांतर हो जाता है। ये वाला अभी नहीं पूछा है, ये लेकिन पूछेगा। ये वाला अभी तक नहीं पूछा है कि अगर कोई टेबल है उस पे और लिखा हुआ है, उस पे हम कांच का कोई स्लैब दे देंगे तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। एक अक्षर उभरा हुआ है उस पर हम कांच का टुकड़ा दे देंगे तो वो उभरा हुआ प्रतीत होगा कि डूबा हुआ। हम उस दिन भी यही चार को बताए थे, आज भी यही चार को बता रहे हैं, यही पूछेगा, यही तक कहियो टपक जाएगा। अब ओकरा से अगर छूट लो तो बड़का लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन, लेकिन समानांतर मार के निकल जाना, पढ़नो नहीं। एक क्वेश्चन है मार्केट में चला, एक क्वेश्चन है कि अगर किसी किरण को आपतित करवाया जाए तो वो किरण जो निकलेगा वो आपतित किरण के समानांतर हो। एक क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है कि भैया श्वेत दोगे श्वेत निकलेगा, जो आज पूछा है, दो प्रिज्म विपरीत दिशा में रखने पर प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वेत देंगे या श्वेत निकलेगा। अच्छा, कितने लोगों को याद है मेरा महामैराथन में करवाए थे? एक बार हाथ खड़ा करना, पक्का ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। एगो तो ये पूछेगा प्रिज्म को पलटी मार देंगे, एगो अक्षर कहाँ लिखा हुआ है